हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वान हॉफ फैक्टर। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं वान हॉफ फैक्टर। बच्चों वान हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था आई। आज हम लोग इस आई को डिटेल्स में समझेंगे कि वान हॉफ ने क्या मॉडिफिकेशन किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला। बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था? वो ऐसे सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल था जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद न तो एसोसिएट करता था न डिसोसिएट करता था। उस केस में अगर आप सॉल्यूट का मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला से निकालोगे तो वो सही रिजल्ट देगा। क्या था फॉर्मूला बच्चों? मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। बच्चों यही फॉर्मूला था ना। और ये हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TA KF इंटू WB इंटू 1000, बच्चों ये B है, अपॉन MB इंटू WA। एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V इन लीटर। बच्चों ये हमारा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे हम लोग क्या निकालते थे? सॉल्यूट का मोलर मास यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते थे। बच्चों इस फॉर्मूला से आप वैसे ही सॉल्यूट का मोलर मास निकालोगे जो क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये फॉर्मूला आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जितने भी आपके एसिड होते हैं, बेस होते हैं या सॉल्ट होते हैं, इन सबको बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट कर जाते हैं या डिसोसिएट कर जाते हैं। इस केस में अगर इनका आप मोलर मास इस फॉर्मूला से निकालोगे तो आपका सही रिजल्ट नहीं होगा। तो क्या ये फॉर्मूला गलत है? क्या ये फॉर्मूला तो सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही सही रिजल्ट दे रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है? बच्चों इस फॉर्मूला को जिस साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया था उस साइंटिस्ट का नाम था वान हॉफ। उन्होंने इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफाई करने के बाद ये जो फॉर्मूला था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों केस में सही रिजल्ट देने लगा। तो हम लोग आज समझेंगे कि ये आई एक्चुअली में है क्या है, वान हॉफ फैक्टर, और इन्होंने कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये वान हॉफ फैक्टर आई जो है इसको चलो मैं डिफाइन करता हूं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बच्चों ये जो आई होता है यह नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास को बच्चों कहीं कहीं ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी कहते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दोनों के रेशियो को बच्चों हम कहते हैं आई। बच्चों आई का बहुत सारा डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो ये है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बच्चों ऑब्जर्व से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जर्व मींस एबनॉर्मल, या आप इसको एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। इससे आपको घबराना नहीं है, ऑब्जर्व कहिए, एबनॉर्मल कहिए या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास कहिए, दोनों सभी सही हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हमारा नॉर्मल मोलर मास और एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास के रेशियो को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? आई कहते हैं, वान हॉफ फैक्टर आई। ये एन मतलब नॉर्मल,
मोलर मास, एम मतलब मोलर मास, MO मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बच्चों इसको हमने सिंबलाइज यहाँ कर दिया है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, क्या मैं बच्चों इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो फिर हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और मोलर मास में तो इनवर्सली रिलेशनशिप है, तो नॉर्मल मोलर मास को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्सली रिलेशनशिप हो गया, इसका भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इनवर्सली रिलेशनशिप हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू, बच्चों ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये भी वांथोव फैक्टर I का एक डेफिनेशन है। आप इसको मोलर मास के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। I is what? Ratio of normal molar mass upon observed molar mass, or you can say that it is the ratio of observed colligative properties and normal colligative properties. इस दोनों से इसका डेफिनेशन आ जाता है। बच्चों एक और डेफिनेशन है I का, इसको मैं मिटा रहा हूं। I को हम लोग और डिफाइन करते हैं, I is equal to number of solute particles after dissociation or association, after dissociation or association upon number of solute particles before dissociation, before dissociation or association। बच्चों I को बहुत तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आप अलग अलग ढंग से वांथोव फैक्टर I को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि ये वांथोव फैक्टर I को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए मैं अभी एक टर्म डिफाइन करूंगा जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब ये टर्म आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से I को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बच्चों इस फैक्टर की जरूरत क्यों महसूस हुई? चलो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो हम एक सॉल्यूट पार्टिकल लेते हैं, तो सपोज करते हैं हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं CH3COOH। ध्यान से बच्चों समझना, जब हम इसको बेंजीन में डालते हैं, किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये डाइमराइज कर जाता है, ये जुट जाता है आपस में, और जुटकर ये ऐसा एक कंपाउंड बनाता है। बच्चों ये जुटकर जो कंपाउंड बनाएगा ये ऐसा बनाता है। ये आपस में जुट जाते हैं, इसको डाइमर कहते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। ये तो सॉल्यूशन में जुट गया।
जुटने से क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब घटेगा तो मोलर मास इसका क्या होगा, इसके एक्चुअल वैल्यू से बढ़ जाएगा। अगर आप इसका एक्चुअल मोलर मास निकालोगे, एक्चुअल मोलर मास, तो ये बच्चों आता है 60 ग्राम, 60 ग्राम आएगा। लेकिन इस एसिटिक एसिड का मोलर मास अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला से निकालोगे तो वो 60 ग्राम नहीं आएगा, इससे आपको ज्यादा आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला जैसे मान लो अगर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए। बच्चों अगर इस फॉर्मूला से अगर आप इस एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालोगे तो वो 60 ग्राम नहीं आएगा। 60 ग्राम से आपको क्या आएगा, क्या आएगा 60 ग्राम से, 60 ग्राम से आपको ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, इसका रीजन आप समझो, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर गया, यहाँ 2 है, यहाँ 1 हो गया, 2 से 1 हो गया, डायमराइज कर गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज है। जब ये डिक्रीज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज करेगा। ये बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी कहते हैं, ये डिक्रीज, और ये जब डिक्रीज करेगा तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इनवर्सली ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा। तो इसका जो अगर आप मोलर मास एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे बच्चों तो आपको आएगा एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यह बच्चों आपको 60 ग्राम से ज्यादा है। मान लेते हैं लेट इट बी 120 ग्राम, ये हमने मान लिया है। अब हमको बताओ बच्चों कि अगर हम इसका आई निकालेंगे तो क्या होगा, इसका आई क्या होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो इसका नॉर्मल मोलर मास तो 60 ग्राम है, अभी हमने इसको कितना आया 120 ग्राम, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आई का वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू क्या आएगा 1/2। वानथॉप ने क्या किया कि वानथॉप ने क्या किया बच्चों कि इस आई से इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया, इस आई को इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। अब देखो बच्चों ये जो 120 ग्राम आया है ये हमने इस फॉर्मूला से निकाला था। अगर इस 120 ग्राम में अगर हम आई से मल्टीप्लाई, देखो बच्चों यहाँ आई से हमने मल्टीप्लाई किया, आई का वैल्यू क्या आया है 1/2, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 60 ग्राम, जो कि हमारा एक्चुअल मोलर मास से मैच कर गया, एक्चुअल मोलर मास से इक्वल हो गया। तो वानथॉप ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला थे उन सारे फॉर्मूला में आई से उन्होंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला सभी तरह के सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, सही रिजल्ट देने लगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन वानथॉप ने किया। बच्चों यहाँ मैं आपको इसका फीलिंग करा रहा हूँ कैसे आई, देखो यहाँ एसिटिक एसिड का एक्चुअल मास 60 ग्राम है, एक्चुअल मास इसका 60 ग्राम है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला से निकालोगे तो इसका मास देखो बच्चों बढ़ गया 120 ग्राम आ गया। मैंने इसको मान लिया 60 से ज्यादा हो गया, 120 इसलिए मैं माना हूं क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, काटने में आसान है, तो ये बढ़ गया मोलर मास। तो हमने आई का वैल्यू निकाला 1/2। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो 120 ग्राम तो हमने इसी एमबी से फाइंड आउट किया था 120 ग्राम, अब इन्होंने क्या किया इस फॉर्मूला में आई से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही इस 120 ग्राम में आई से आप मल्टीप्लाई करोगे, आई का वैल्यू क्या आया 1/2, दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम, जो कि एक्चुअल मोलर मास से मैच कर गया। therefore वानथॉप इज द साइंटिस्ट who modified the formula of qualitative property। चलो हम इसको नोट कर रहे हैं बच्चों। आई का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, आई का मैंने बहुत सारा डेफिनेशन बताया आपको। तो वानथॉप ने क्या किया बच्चों, वानथॉप modified the फॉर्मूला ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफिकेशन किया, पहला फॉर्मूला Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0, उन्होंने क्या किया इस फॉर्मूला में आई से मल्टीप्लाई कर दिया।
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। देखो बच्चों मैंने यहाँ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने आई से मल्टीप्लाई किया, अब अगर आप उस सॉल्यूट का मोलर मास किसी भी तरह के सॉल्यूट का, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप निकालोगे तो वो रिजल्ट आपका हमेशा सही आएगा। दूसरा डेल्टा टी बी, क्या फॉर्मूला था, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्या उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ इस फॉर्मूला में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये फॉर्मूला भी मॉडिफाई हो गया। थर्ड डेल्टा टी एफ, बच्चों उन्होंने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों ये हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड वन। एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू, इसमें भी उन्होंने आई से मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वी इन लीटर। बच्चों ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी फॉर्मूला को उन्होंने आई से मल्टीप्लाई करके उन्होंने फॉर्मूला को मॉडिफाई किया। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक। तो वानसॉफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आई है, ये आई, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई का कैलकुलेशन का एक डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। हम लोग एक टर्म समझेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से आई कैसे रिलेटेड है। बच्चों हम लोग एक टर्म पहले देख लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बच्चों इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles dissociated per mole। एक मोल सॉल्यूट से कितना मोल सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो बच्चों कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है, कोई सॉल्यूट, मान लो ए भी एक हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर रहा है 0.4, क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक मोल ए बी से 0.4 मोल ए बी जो है सो डिसोसिएट हो गया। जब ये सोल्यूशन में गया तो इतना मोल इसका टूट गया, इतना मोल उससे अलग हो गया। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमेशा ध्यान में रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड फॉर पर मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एक मोल में से कितना सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है बच्चों, मैं इसका रिलेशनशिप आई के साथ कोरिलेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चों इस फॉर्मूला से आप अल्फा को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, एंड वानथॉफ फैक्टर आई, इसमें क्या रिलेशनशिप है बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच्चों हम लोग मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूट पार्टिकल, एन हम मान लेते हैं कोई हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, विच डिसोसिएट टू गिव n number of solute particles।
ठीक है बच्चों, हमारा एक सॉल्यूट है an, ये डिसोसिएट करके हमारा बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स दे रहे हैं। an इक्वल टू Na। बच्चों इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो जैसे NaCl है, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद कैसे डिसोसिएट कर जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। मैंने इसी का एक जनरल इक्वेशन लिया है। मान लो An कोई हमारा सॉल्यूट है जो कि इस तरह से डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। आप इसको NaCl के केस में भी इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या होगा ये, मान लेते हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग या इनिशियली बच्चों अगर मैं इसको लिखूं, इनिशियली इसका नंबर ऑफ मोल सपोज करो 1 मोल है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये तो कुछ बनेगा नहीं, प्रोडक्ट तो 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम या एट द एंड ऑफ रिएक्शन इसका कुछ मोल डिसोसिएट कर दिया, मान लो अल्फा मोल डिसोसिएट कर दिया, ये जितना डिसोसिएट करेगा उतना ये बनेगा। क्योंकि यहाँ इसका रेशियो देखो बच्चों, an है, क्या बन रहा है, Na बन रहा है, तो यहाँ पर अल्फा अगर इससे डिसोसिएट करेगा तो ये कितना बनेगा, अल्फा n बनेगा। Na से रिलेटेड Na चूंकि यहाँ है तो यहाँ अल्फा n बनेगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और आज समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इसका अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा तो ये कितना मोल, देखो इसके एक मोल से n मोल बन रहा है, अल्फा डिसोसिएट करेगा तो n अल्फा यहां बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अगर मैं निकालूं बच्चों, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस, अगर मैं यहां से अल्फा को कॉमन ले लूं तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों। यहां से हमने अल्फा को कॉमन लिया, अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन बच्चों कितना है, बिफोर डिसोसिएशन हमने कितना मोल लिया है, 1 मोल लिया है, ये 1 मोल हमारा लिया गया। इनिशियली हमने कितना मोल लिया है सॉल्यूट, 1 मोल। और रिएक्शन जब खत्म हो गया उस समय इसका आफ्टर डिसोसिएशन इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये है। तो बच्चों मैंने आपको आई का डेफिनेशन पढ़ाया, आई क्या होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई बच्चा क्या होता है, अभी मैंने आई का डेफिनेशन आपको पढ़ाया। आई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ moles of solute dissociate upon total number of moles of solute taken, ठीक है। तो I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट किया बच्चों, 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, कितना हमने सॉल्यूट लिया, 1। तो यहां से बच्चों हम I को निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लाता हूं, अल्फा इंटू में n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 1 माइनस I। तो यहां से क्या बच्चों डेरिवेशन सही है, तो यहां से अगर हम अल्फा निकालेंगे तो 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1। बच्चों इस फॉर्मूला से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। वन माइनस अल्फा बच्चों यहाँ ये प्लस होगा ना, यहाँ जो हमने निकाला यहाँ प्लस होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n होगा ना बच्चों, यहाँ ये प्लस होगा तो यहाँ ये प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये तो प्लस होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कैलकुलेशन होगा अल्फा इंटू 1 माइनस n इज इक्वल टू I माइनस 1 एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। बच्चों ये हमारा डेरिवेशन आ गया। यहाँ आप सही कर लेंगे
यहाँ पे आपने जो निकाला है ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, बच्चों क्या था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन होगा ना। तो यहाँ से मैं अल्फा को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से n माइनस 1 बचेगा। बच्चों यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यही प्लस में यहाँ लिए हैं। यहाँ से बच्चों देखो हमने आई और अल्फा के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल दिया। आप यहाँ अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई आपको पता है, एन पता है, एन क्या है बच्चों यहाँ, एन आपका जो है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो संख्या होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन में आपको बच्चों अल्फा दिया रहेगा, ठीक है, आई आपको दिया रहेगा, एन आप निकाल लेंगे। जैसे मान लो अगर NaCl दिया हुआ है, NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। बच्चों कितने पार्टिकल्स में टूट गया, 2 पार्टिकल्स में, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जैसे AlCl3 है, कैसे टूटेगा बच्चों, Al प्लस 3 Cl माइनस, कितने पार्टिकल में टूटा, 3 और 1 4, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। n का वैल्यू हमको पता हो जाएगा, i पता रहेगा या अल्फा पता रहेगा, तो हम i को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों इसमें अगर एक केस हम देखते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का क्या मतलब, जो सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट कर जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों हमेशा याद रखना है अल्फा का वैल्यू, अल्फा मीन 100% डिसोसिएट कर दिया, 100% डिसोसिएट करेगा मीन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा फॉर्मूला अभी क्या हमने निकाला, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू 1 होगा, तो अगर हम यहाँ अल्फा का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, देयरफॉर एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1। बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू आई। आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का वैल्यू वही होगा जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या होगी। जैसे NaCl है बच्चों, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस केस में क्या होगा, इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आई। इसमें n का वैल्यू 2 होगा, अगर n का वैल्यू 2 होगा तो I का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ I is equal to the value of n. n means number of solute particles, ठीक है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा। आपको उसमें क्या करना है, आई आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।